देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास किसे कहते हैं। अब डेवलपमेंट के बारे में आपने देखा, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो अलग अलग होती है। तो पूरे देश के विकास की बातों को वो अलग अलग ढंग से सोचेंगे। सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। तो भारत के लिए विकास के लिए क्या बातें ठीक होंगी, क्या नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब इसमें बच्चों बताया गया है कि हमें ये भी सोचना होगा, हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। डेवलपमेंट का जो भी बेहतर तरीका है उसी को किया जाना चाहिए। अब इस काम को करने से क्या बहुत से लोगों को लाभ होगा या सिर्फ कुछ को ही होगा। अगर बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है तो राष्ट्रीय विकास की बात है। तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना होता है। अब अगला टॉपिक है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। कौन देश विकसित है, कौन विकासशील है। तो हमें तुलना करने के लिए कुछ विशेषताएं लेनी पड़ेगी। आय को सबसे बेहतर मेजरमेंट का तरीका माना गया कि आमदनी के आधार पर आप देशों के बीच में तुलना कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आय जो है वो सबसे बेहतर तरीका है। एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। अब देश की आय के आधार पर आप देशों की तुलना करोगे तो देश की आय किसे कहेंगे? सभी निवासियों की आय, जितने भी लोग उस देश में रहते हैं उन सब की आमदनी को जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगी? उस देश की आय कहलाएगी। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन अब तुलना करने के लिए और क्या बताया गया, लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। एक देश में मान लीजिए सिर्फ 1000 लोग रहते हैं, एक देश में 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो 1 करोड़ लोगों की आय अगर थोड़ी थोड़ी भी होगी तो 1000 वालों से ज़्यादा हो जाएगी। जबकि वहाँ प्रति व्यक्ति या एक व्यक्ति की आमदनी को देखें बहुत कम रह जाएगी। अगर 1 करोड़ देश आबादी वाले देश के अंदर लोग गरीब भी होंगे तो उन सब की आमदनी का योग बहुत बैठेगा। और कम जनसंख्या वाले देश के अंदर लोग अमीर होते हुए भी कुल योग कम आएगा। तो कुल आय के आधार पर देशों की तुलना नहीं की जा सकती, बल्कि वहाँ रहने वाले निवासियों की आमदनी की तुलना करनी पड़ेगी। हमें एक आदमी की आमदनी की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसे औसत आधार पर ज्ञात करते हैं, जिसे औसत आय कहते हैं। कुल आय की तुलना करने से हमें यह पता ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, इसलिए हम तुलना किसकी करेंगे? औसत आय की करेंगे। अभी औसत आय कैसे आएगी? जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। अब वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लीजिए क्या है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2007 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे तो समृद्ध देश माना गया।
US डॉलर 12,056 या उससे ज़्यादा की अगर आमदनी है उस देश की तो किस कैटेगरी में रखा गया? समृद्ध देश। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय US डॉलर 995 प्रति वर्ष है या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया, कम आमदनी वाला देश कहा गया। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल US डॉलर 1820 रुपये प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में कौन आते हैं? जिनमें मध्य पूर्व के देश हैं, कुछ अन्य छोटे, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा गया। अब बच्चों अगला टॉपिक है आय और अन्य मापदंड। तो सिर्फ लोग आमदनी को नहीं देखते, दूसरी चीज़ें भी देखते हैं। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षा और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आमदनी के बारे में ही नहीं सोचते हैं, बल्कि वे अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं, दूसरों से आदर भी चाहते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपने साथ समानता का व्यवहार चाहते हैं। उन्हें आज़ादी चाहिए। तो ये लक्ष्य, इनके बारे में भी सोचा जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आमदनी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। अब ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। आप टेबल देखो बच्चों पहले। ये टेबल 1.3 है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया, कुछ राज्यों की तुलना करके दिखाई, हरियाणा, केरल और बिहार की। 2015-16 में हरियाणा की एक आदमी की आमदनी औसतन कितनी बैठती थी? 1,62,034 रुपये। केरल के अंदर औसत आमदनी कितनी है? 1,40,190 और बिहार के अंदर 31,454 रुपये। तो अगर सिर्फ आमदनी के आधार पर निर्णय लिया जाए तो हरियाणा राज्य की आमदनी सबसे ज़्यादा है। हम तो ये कह देंगे कि हरियाणा विकसित है। लेकिन दूसरे जो फैक्टर हैं, जैसे शिक्षा हो गई, तो केरल शिक्षा में हरियाणा से बहुत आगे है। तो हम यहाँ पर दूसरे जो मेजरमेंट है उसको भी देख लेते हैं, उसके उन सब के आधार पर इन देशों की तुलना करके देखते हैं। अब ये टेबल है बच्चों जिसमें और विशेषताएं भी ली गई हैं। देखिए, हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिए हैं। शिशु मृत्यु दर, सबसे पहला कॉलम है शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति। ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है ये समझ लीजिए आप पहले। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। अगर 1,000 बच्चे पैदा हुए जो जीवित हैं, उनमें से 1 साल से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो रेशो होता है वो शिशु मृत्यु दर होता है। तो जहाँ पर शिशु की, बच्चों की हेल्थ की ज़्यादा फैसिलिटी है वहाँ पर ये दर कम होती है। जहाँ पर चाइल्ड केयर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो देखो, तीनों राज्यों में इनमें आपस में क्या संबंध दिया?
हरियाणा में 1000 में से 33 बच्चे ऐसे हैं जो 1 वर्ष से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि बच्चों ये देखो, केरल के अंदर सिर्फ 10 हैं। तो अगर स्वास्थ्य के आधार पर, शिशु मृत्यु दर के आधार पर आप तुलना करें तो केरल के अंदर कम मृत्यु होती है, तो ये बेहतर स्टेट हो गया। जबकि आपने पीछे देखा, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कौन ज़्यादा हो रहा था? हरियाणा। बिहार की सबसे बुरी हालत है, शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा हो रही है, 38 हो रही है यहाँ पर। अब अगली विशेषता बच्चों देख लेते हैं, वो है साक्षरता दर। साक्षरता दर की परसेंटेज दे रखी है। देखिए साक्षरता दर क्या है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, पढ़े लिखे लोग कितने हैं 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज़्यादा की आयु के? देखो अलग अलग स्टेट में बताओ बाप। हरियाणा की बात कीजिए सबसे पहले, तो हरियाणा के अंदर 82 लोग हैं, 82% हैं। केरल में 94% लोग 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 94% लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि बिहार में 62। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो केरल के अंदर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। हालांकि पीछे हमने क्या पढ़ा था पिछली टेबल में कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, जबकि केरल के अंदर शिशु मृत्यु दर भी कम है और साक्षरता दर की परसेंटेज बाकी राज्यों के मुकाबले क्या है? ज़्यादा है। अब और विशेषता ले लेते हैं। एक विशेषता बच्चों ये है निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति, उच्चतर आयु 14 से 15 वर्ष। अब ये समझिए पहले आप, ये होता क्या है? निवल उपस्थिति अनुपात आप किसे कहते हैं? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। 14-15 साल के कुल बच्चे कितने हैं, उनमें से कितने % लोग स्कूल में जाते हैं? इस परसेंटेज वाले अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। तो देखो कितने बच्चे हैं 14-15 वर्ष वाले कहाँ जो स्कूल में जाते हैं। यहाँ 61% कुल बच्चों में से 61% जाते हैं हरियाणा के अंदर। दूसरा नंबर केरल के अंदर कितने जाते हैं? 83% जाते हैं। अब बताइए यहाँ स्कूल में जाने वालों की तादाद भी क्या है? हरियाणा से ज़्यादा है। जो 14-15 वर्ष की आयु के नवयुवक है वहाँ पर केरल में ज़्यादा स्कूल में जाते हैं और बिहार में 43। इस तरीके से अन्य विशेषताओं के आधार पर केरल स्टेट आगे है। अगर सिर्फ आमदनी के अनुपात को देखा जाता तो किसको आप बेहतर मानते? हरियाणा को, क्योंकि वहाँ प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा